प्रिया और आर्यन दोनों कार में एक साथ बैठे थे। प्रिया आर्यन के कंधे पर अपने सिर को टिकाकर बैठी थी। आर्यन प्यार से उसके सिर पे अपने हाथों को फेर रहा था। प्रिया को बहुत सुकून मिल रहा था। प्रिया को धीरे धीरे नींद आ गई। जब वो घर पहुंचे तो आर्यन ने प्रिया को अपनी बाहों में उठा लिया और ले जाकर उसे अपने बेडरूम में सुला दिया। पूरे रास्ते वो बस उसके चेहरे को देख रहा था। उसने जब उसे बेड पर लिटाया तो वो उसके चेहरे को एक बार फिर से देखने लगा। उसने सोचा, सच में ये चेहरा वही है जिसके लिए मैं पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूँ। ये सोचते हुए उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान छा गई। उसने धीरे से उसके बालों में अपने हाथों को फेरा और झुककर उसके माथे को चूम लिया। उसके बाद उसने उसे ब्लैंकेट से ढक दिया और कपड़े चेंज करके रूम से बाहर आ गया। एंजल आंटी सोफी के साथ बाहर झूला झूल रही थी। जब उसने आर्यन को आते देखा तो वो बहुत खुश हो गई। वो दौड़ते हुए उसकी तरफ भागी। डैडी डैडी। आर्यन ने जब उसे भागते हुए अपनी तरफ आते देखा तो उसका दिल गर्माहट से भर गया। उसने झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसके गालों को चूम लिया और कुछ देर तक वो उसके साथ ही खेला। प्रिया की जब नींद खुली तो वो अपने कपड़े को चेंज करके नीचे आ गई। उसने जब दोनों को साथ खेलते देखा तो वो उसकी मुस्कुराते हुए बस देखने लगी। उनको यूँ खुश देख कर कि उसे बहुत खुशी मिल रही थी। टोनी अपने रूम में बैठकर प्रिया के लाइफ के पास्ट के बारे में पढ़ रहा था। जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था उसके एक्सप्रेशन चेंज होते जा रहे थे। जब उसने पूरा पढ़ लिया तो उसने उसे डेस्क पर रख दिया। उसने एक गहरी सांस भरी और अपनी जगह से उठकर वो अपने रूम की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। वो बाहर देखते हुए बहुत देर तक गहरे ख्यालों में खो गया। उसके दिमाग में बस प्रिया का अतीत ही घूम रहा था। शुरू से जब उसने पढ़ा कि उसकी लाइफ कितनी आसान थी तो उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे पढ़ने लगा उसको पता चला कि वो कितनी बड़ी मुसीबत से गुजर कर आज वो इस मुकाम पर खड़ी है। उसके चेहरे की मुस्कान कहीं गायब हो गई। उसकी जगह चिंता ने ले ली। अभी तक उसके लिए सब कुछ आसान था, लेकिन अब जब वो ये जान गया था कि प्रिया कभी आर्यन की बहुत करीब नहीं थी, बस उसने हालात से मजबूर होकर उससे शादी की थी, ये जानने के बाद उसे अपना बदला लेने के बारे में सोचने से ही बेचैनी हो रही थी। ये सच था कि वो आर्यन से उसकी सबसे प्यारी चीज़ को छीन लेना चाहता था, लेकिन अब वो प्रिया को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वो अब एक बहुत बड़ी उलझन में पड़ गया था। उसे अपनी बहन का बदला भी लेना था। उसने अपने एक हाथ से अपने सिर को पकड़ लिया। उसने सोचा, सच में ये एलिस कितनी चालाक है। इसने प्रिया को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने मेरी दुश्मनी का इस्तेमाल करने का सोचा। अब मेरे पास प्रिया को बर्बाद करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं भले उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि वो आर्यन की कमजोरी है। अगर उसे तकलीफ़ होगी तो आर्यन को भी तकलीफ़ होगी, और मैं यही चाहता हूँ। मैं उससे उसकी सबसे प्यारी चीज़ छीन लेना चाहता हूँ। ये सोचते समय उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसने धीमी आवाज़ में कहा, प्रिया, आई एम सॉरी, मुझे ये करना ही होगा। ये तुम्हारे नसीब का दोष है कि तुम आर्यन की कमजोरी हो, इसलिए मुझे तुम्हें तकलीफ़ पहुंचानी ही होगी। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अलग सा एहसास था। उसे खुद भी पता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल सा गया था। शायद वो एक हल्की नमी थी। आर्यन ने प्रिया और एंजल तीनों एक साथ एंजॉय कर रहे थे कि तभी उसके गार्ड ने आकर बताया कि एलिस नाम की कोई लेडी उनसे मिलने आई है। आर्यन ने जब एलिस का नाम सुना तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखों में हल्की गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने एंजल को सोफी आंटी को दिया और उससे कहा कि वो उसे सुला दे। वो नहीं चाहता था कि उन तीनों के बीच के तनाव के माहौल का असर उनकी बेटी पर पड़े। उसने गार्ड से कहा, ठीक है, उसे अंदर भेजो। वो गार्ड वहाँ से चला गया। आर्यन ने प्रिया को एलिस से सगाई के बारे में पहले से ही बता दिया था, इसलिए वो थोड़ी नर्वस हो गई क्योंकि वो उन दोनों के बीच आ गई थी। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उसे समझ आ गया था कि वो क्या सोचकर परेशान हो रही है।
इसलिए उसने प्यार से उसके बालों में अपने हाथ को फेरते हुए कहा, अगर तुम नहीं होती तो मैं भी कभी उससे शादी नहीं करता। प्रिया उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने सोचा, आखिर इसे कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ। उसने अपना सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा, जहाँ उसे अपने लिए सिर्फ खूब सारा प्यार दिखाई दे रहा था। आर्यन ने जैसे इस बार भी उसके मन को पढ़ लिया था। उसने उसके कान के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ही धीमी आवाज़ में, तुम्हारी ये आँखें मुझसे बहुत बातें करती हैं, यही तुम्हारे दिल का राज मुझे बताती हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी इन आँखों की है। ये बोलकर वो उसकी आँखों को देखने लगा। आर्यन की बातें सुनकर और उसको अपने इतना करीब देखकर उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। आर्यन ने जब उसे शर्माते देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने उसके होठों को चूम लिया। प्रिया की आंखें थोड़ी हैरानी से खुल कर रह गई। उसने सोचा, सच में ये कितना शैतान है, इसे बस किस करने का बहाना चाहिए। एलिस भी तब तक दरवाजे पर आ चुकी थी। उसने जब उन दोनों को किस करते देखा तो वो वहीं रुक गई। उसके पूरे शरीर में जैसे आग लग गई। जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसे, लेकिन फिर भी उसने खुद को कंट्रोल किया और खुद से कहा, काम डाउन एलिस, काम डाउन। बहुत जल्दी ये लड़की तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। तभी उसे जितना मज़ा करना है करने दो। तुम्हें अपने आप को शांत रखकर ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाई और अपना गला साफ करते हुए उनकी तरफ बढ़ी। जब प्रिया को किसी के कदमों की आहट महसूस हुई तो उसने जल्दी से आर्यन को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और खुद को ठीक करते हुए उस तरफ देखने लगी जिधर एलिस थी। उसने जब एलिस को देखा तो उसे थोड़ी शर्म महसूस हुई। आर्यन ने कोल्ड लुक के साथ एलिस को देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो ये सोच रहा था कि जब एलिस इंडिया पहले ही आ चुकी है तो वो अभी तक उससे मिलने क्यों नहीं आई थी। वो आज क्यों आई है, आखिर वो क्या चाहती है। आर्यन पहले एलिस को नापसंद नहीं करता था। वो उसको अपनी अच्छी दोस्त मानता था। उसे हमेशा सुनने को मिलता था कि जब भी कोई लड़की उसे प्रपोज करना चाहती थी तो एलिस उसको आर्यन से दूर करने के लिए उनको परेशान करती थी। उसे हमेशा लगता था क्योंकि वो उसको अपनी बहुत अच्छी दोस्त मानता था, इसलिए वो ऐसा करती थी। लेकिन जब टोनी की बहन का मर्डर हुआ और उसे पता चला कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसी वक्त से उसे एलिस पर शक हो गया था। उसने फिर उन सभी लड़कियों की इन्वेस्टिगेशन करवाई जिन्होंने कभी भी आर्यन से प्यार या उसको प्रपोज करने की कोशिश की थी। उन सब से बात करने के बाद उसे पता चला कि एलिस ने उन सब के साथ बिल्कुल बुरा किया था। कुछ लड़कियां तो आर्यन का नाम सुनकर ही डर से कांपने लगी थी। उनकी ऐसी हालत देखकर आर्यन अब एलिस से सावधान हो गया था और उससे दूरी बनाकर रहने लगा था। उसने जब टोनी से उसके मिलने की खबर सुनी थी तो वो उस वक्त ही समझ गया था कि वो प्रिया को चोट पहुंचाने के लिए टोनी की दुश्मनी का इस्तेमाल करने की सोच रही है। आर्यन अभी तक इसलिए शांत था क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर टोनी का प्लान क्या है। उसे रोकने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वो उसका सामना करे और उसे मौत के घाट उतार दे, या फिर वो उसकी बहन के मर्डर के पीछे के सच को पता लगा ले। वो टोनी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो अब उसकी बहन के मर्डर के पीछे के सच को जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने की सोच रहा था। अब जब एलिस यहाँ थी तो उसे लगा कि उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार को तेज करना होगा। वो ये सब सोच रहा था। पूरे समय उसके चेहरे पर गंभीर भाव बने हुए थे। एलिस ने मुस्कुराते हुए प्रिया को देखा। उसने मन में कहा, सच में ये लड़की कुछ ज़्यादा ही सुंदर है, लेकिन क्या फ़ायदा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एलिस हूँ, आर्यन की एक्स फैंस, सॉरी आई मीन मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। वो प्रिया को नीचा दिखाना चाहती थी। प्रिया पहले तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन जब उसने आर्यन की एक्स फियोंसे सुना तो उसको बहुत जलन महसूस हुई।
वो ये भी समझ गई थी कि उसने ये जानबूझकर कहा है। उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखी और खड़े होकर उसके गले लगते हुए बोली, हाय, आई एम प्रिया, प्रिया आर्यन कपूर। आपसे मिलकर खुशी हुई। एलिस ने जब प्रिया का नाम आर्यन के नाम के साथ जुड़े देखा तो उसके गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत रखा और मुस्कुराते हुए आर्यन के गले लगने के लिए उसकी तरफ झुकी। उसने डीप नेक की टॉप पहन रखी थी जिससे उसके शरीर का हिस्सा साफ साफ दिख रहा था। वो आर्यन को सिड्यूस करना चाहती थी, लेकिन आर्यन उसकी इन चीप ट्रिक्स के बारे में जानता था। इसलिए उसने कहा, मैं अपनी वाइफ के अलावा किसी को भी अपने गले से नहीं लगाता। आई एम सॉरी। ये सुनते ही एलिस को लगा जैसे किसी ने उसके दिल के टुकड़े कर दिए हों। वो मुस्कुराती हुई पीछे हो गई। उसने कहा, सही है, बीवी मिल गई तो अब दोस्त को क्यों याद रखोगे। उसने थोड़ा चिढ़ने का नाटक किया। उसे नहीं पता था कि आर्यन को उसके ऊपर पहले से ही शक है। अगर उसे इसका जरा सा भी अंदाज़ा होता तो वो इतने नखरे नहीं कर रही होती। प्रिया ने जब आर्यन का जवाब सुना तो उसके दिल में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान छा गई। तीनों ने मिलकर कुछ देर तक बातें की और एलिस वापस होटल लौट गई। वो चाहती थी कि वो उसके साथ ही रहे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी उसे उनके साथ रुकने को नहीं कहा, इसलिए उसे वापस होटल लौटना पड़ा। इधर शिल्पा घर पर अकेली थी। वो लाउड म्यूजिक लगाकर डांस कर रही थी और खाना बना रही थी। उसने हाफ पैंट और एक टॉप पहन रखा था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई आराम से सोफे पर बैठकर उसको डांस करती हुई देख रहा था। वो अनीस था। उसके पास पहले से ही उसके घर की दूसरी चाबी थी। जब उसने खिड़की से शिल्पा को इतने मज़े करते देखा तो उसका मन नहीं था कि वो उसे परेशान करे। आखिर वो उसे कितने सालों बाद इतना खुश देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले हुआ करती थी। इसलिए वो चुपके से उसके घर में आ गया और सोफे पर बैठकर उसको देखने लगा। उसने उसका चुपके से वीडियो बना लिया। शिल्पा को जल्दी ही गर्मी लगने लगी। उसने अपना टॉप निकाल कर फेंक दिया। उसने सिर्फ अपनी अंडरगारमेंट पहन रखी थी। अनीस ने जब ये देखा तो उसका गला सूखने लगा। उसकी सांसें थोड़ा भारी हो गई। उसने सोचा, ये लड़की किसी दिन मेरी जान लेकर रहेगी। उसने उसके टॉप को उठा लिया और उसकी खुशबू को महसूस करने लगा। वो उसमें खो ही गया। शिल्पा का ध्यान अचानक से उसकी तरफ गया। जब उसने उसकी तरफ देखा तो डर की वजह से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर अनीस भी ज़ोर से चिल्लाने लगा। वो भी डर गया था। जैसे ही शिल्पा ने ये देखा कि ये अनीस है तो उसने जल्दी से एक तकिया उठाया और उसकी तरफ चलाकर मारा और बोली, तुम अंदर कैसे आए। अनीस ने भी शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए अपने हाथ में चाबी को दिखाते हुए बोला। इससे शिल्पा ने जब उसके पास चाबी देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो ऐसा भी कर सकता है। उसने उससे पूछा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई। ये बोलकर उसने अनीस की तरफ देखा जो बड़े ध्यान से उसके शरीर की तरफ देख रहा था। शिल्पा को तब ध्यान आया कि उसने तो अपना टॉप पहना ही नहीं है। उसने चीखते हुए अपने शरीर को अपने हाथों से ढकते हुए कहा, तुम बेशर्म, अपनी आँख बंद करो और मेरा टॉप मुझे दो। ये बोलते हुए वो उसके करीब आ गई। अनीस ने मुस्कुराते हुए उसके टॉप को अपने हाथों में ऊंचा उठा लिया और बोला, आओ आकर ले लो। शिल्पा उससे टॉप छीनने की कोशिश करने लगी, लेकिन अनीस लंबा था इसलिए वो आसानी से उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। अचानक से अनीस ने उसको देखा और उसकी कमर को पकड़कर सोफे पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। शिल्पा कुछ समझ पाती उससे पहले ही अनीस ने अपने मुलायम और गर्म होठों को उसके होठों पर रख दिया और उसे चूमने लगा। पहले तो शिल्पा उसको दूर ढकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर उसने भी उसको चूमना शुरू कर दिया। वो दोनों एक दूसरे में जैसे खो से गए कि तभी अनीस की फ़ोन की रिंग बजी, जिससे शिल्पा होश में आ गई। उसने अपनी आंखें खोली और जल्दी से उसे धक्का देकर अपने टॉप को लेकर अंदर की तरफ भाग गई। उसने जल्दी से अपने रूम का दरवाज़ा बंद किया और अपने धड़कते दिल पर हाथ रख कर खड़ी हो गई और कुछ देर पहले हुई किसके बारे में सोचकर मुस्कुराने लगी।
जब वो टॉप पहनकर वापस आई तो अनीस ने उससे कहा, मॉम ने बुलाया है इसलिए मैं जा रहा हूँ। उसने कुछ देर सोचा और चाबी उठाकर पास के टेबल पर रखते हुए बोला, और ये चाबी है, मैं इसे यहीं रख रहा हूँ। हालांकि वो चाबी रखते हुए बहुत ज़्यादा उदास था, लेकिन वो शिल्पा को ये विश्वास दिलाना चाहता था कि उसका कोई गलत इरादा नहीं है। शिल्पा ने जब सुना कि अनीस जाने वाला है तो उसे अपने दिल में कुछ खाली सा महसूस हुआ। वो थोड़ी उदास हो गई, लेकिन जब उसने चाबी के बारे में सोचा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, इसे तुम अपने पास ही रख सकते हो। ये बोलते समय वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। अनीस ने जब ये सुना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने सोचा, क्या इसका मतलब है कि शिल्पा मुझे ये इजाज़त दे रही है कि मैं जब चाहे तब उसके पास आ सकता हूँ। ये सोचते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो जल्दी से उसके पास गया और उसके गालों पर किस करते हुए बोला, थैंक यू, और ये बोलकर वो जल्दी से बाहर भाग गया। शिल्पा अनीस को इतना ज़्यादा खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने अपने गालों पर हाथ रखते हुए कहा, पागल। कुछ दिनों तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। इस बीच अनीस ने राघवेंद्र को प्रिया की शादी की बात बता दी, जिसको सुनकर राघवेंद्र बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक क्यों प्रिया ने शादी कर ली। उन्होंने जब अनीस से प्रिया की शादी करने की वजह के बारे में पूछा तो अनीस ने डरते हुए सच से सारी बातें उनको बता दी। पूरी बात जानने के बाद राघवेंद्र को बहुत दुख हुआ। सच में प्रिया कितनी मुश्किलों से होकर गुजरी थी, इस बारे में सोचकर उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उन्हें अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने प्रिया के साथ जो भी हुआ उसका कसूरवार खुद को ठहराया। उन्हें लगा कि वो एक अच्छे पिता नहीं बन पाए। अगर उनका बच्चा गलत था तो उसे सही गलत का पहचान कराना उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने गुस्से में आकर अपने बच्चे को खुद से दूर कर दिया। उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि उनकी एक नातिन भी है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उन्हें उसे देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा होने लगी थी। उन्होंने अनीस से कहा कि वो उससे मिलना चाहते हैं। अनीस ने प्रिया और आर्यन को कॉल किया और उन्हें डिनर पर बुलाया और एंजल को भी साथ लाने को कहा। प्रिया थोड़ी नर्वस थी, लेकिन उसे सुकून भी था कि अब उसके पापा सब कुछ जानते हैं। आज नहीं तो कल उन्हें पता चलना ही था। वो आर्यन को लेकर उनके घर पहुंची। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि कहीं वो फिर से अपने पापा से दूर ना हो जाए। आर्यन ने जब देखा कि वो बहुत नर्वस हो रही है तो उसने उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया। प्रिया ने उसकी तरफ देखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, इतना नर्वस क्यों हो? मुझे भरोसा है वो एंजल को अपना लेंगी। प्रिया को ये सुनकर थोड़ी शांति मिली। उसने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और पूछा, अच्छा, तुम्हें इतना ज़्यादा भरोसा कैसे है? आर्यन ने थोड़ी घमंड से भरी मुस्कान के साथ अपने कॉलर को ठीक करते हुए बोला, आखिर बेटी किसकी है? प्रिया उसकी इस हरकत पर ज़ोर से हंस दी। वो सच में घमंड करते वक्त भी काफ़ी क्यूट लग रहा था। आर्यन ने जब प्रिया को हंसते देखा तो वो बस उसे ही देखने लगा। वो उसकी उस मुस्कुराहट के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एंजल को आर्यन ने अपनी गोद में बिठा रखा था। वो उसे कभी अपने से दूर नहीं होने देता था। एंजल ने जब मम्मी को हंसते देखा तो वो भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने पूछा, मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम फिर से पार्क घूमने जा रहे हैं? प्रिया ने प्यार से उसकी तरफ देखा और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, नो बेटा, हम पार्क नहीं जा रहे हैं। आज हम आपके नाना के घर जा रहे हैं। जब एंजल ने नाना शब्द सुना तो उसने पूछा, मम्मा, ये नाना कौन है? क्या वो एंजल को जानते हैं? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, नाना वो हैं जिसे एंजल के पापा हैं। वैसे ही आपकी मम्मी के पापा नाना हैं और नाना एंजल को जानते हैं और वो उससे मिलना भी चाहते हैं। वो बहुत अच्छे हैं। एंजल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या नाना एंजल को प्यार करते हैं? क्या वो एंजल को चॉकलेट खिलाएंगे? प्रिया उसकी मासूमियत से भरे सवालों को सुनकर थोड़ी इमोशनल हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, नानू एंजल को बहुत प्यार करते हैं और वो एंजल को बहुत सारा चॉकलेट भी देंगे। एंजल बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसको बहुत अच्छा लग रहा था जब उसे कोई प्यार करता था।
उसने सोचा अगर नानू एंजल को प्यार करते हैं तो एंजल भी नानू को बहुत सारा प्यार करेगी। जल्दी ही कार सिंह विला में पहुंच गई। अनीस उन दोनों को रिसीव करने बाहर ही खड़ा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। प्रिया उसे इतना परेशान देखकर थोड़ी डर गई। उसने उतरने के साथ पूछा, क्या हुआ भाई, कोई गड़बड़ है? अनीस ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, हाँ थोड़ी प्रॉब्लम तो है। वो क्या है कि पापा सुबह से ही अपने कमरे में हैं। उन्होंने खुद को बंद कर लिया है और वो बाहर नहीं आ रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कि पापा कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया है। अनीस की बात सुनकर अब प्रिया को थोड़ी टेंशन होने लगी। उसने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन ने उसकी चिंता भरी नज़रों को देखा तो वो भी थोड़ा सोचने लगा। आखिर वो भी उसके पापा को जितना जानता नहीं था, लेकिन वो इतना ज़रूर जानता था कि प्रिया की लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और ये साफ था कि प्रिया के लिए जो ज़्यादा मायने रखता है वो आर्यन के लिए भी मायने रखता है। उसने कुछ सोचा कि तभी एंजल ने उसकी उंगली पकड़ ली और बोली, पापा क्या बात है? उसकी आवाज़ सुनकर आर्यन ने उसकी तरफ देखा और जैसे उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया वो मुस्कुराने लगा। अनीस ने जब एक प्यारी सी आवाज़ सुनी तो उसका दिल जैसे तेज़ी से धड़का। हाँ, वो उसे कैसे भूल गया। वो उसको देखने के लिए, उसको गोद में उठाने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए कितना बेचैन था। वो उसकी भांजी थी जिसे उसने सिर्फ टीवी पर ही देखा था। अनीस कार की दूसरी तरफ खड़ा था और आर्यन दूसरी तरफ, इसलिए अनीस को एंजल नहीं दिख रही थी। वो जल्दी से उसकी तरफ भागा। उसने देखा एक प्यारी सी बच्ची ने वाइट फ्रॉक पहने अपने नन्हे हाथों से आर्यन की उंगली को थाम रखा था। उसकी प्यारी नीली आंखें उसके गोरे रंग से सुंदर गोल चेहरे पर बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अनीस ने उसको देखा जिसके लंबे कर्ली बाल खुले हुए थे, जो उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा था। उसने प्यार से प्रिया की तरफ देखा और पूछा, क्या ये मेरी भांजी है? क्या तुमने उसे मेरे बारे में बताया है? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैंने इसे तुम्हारे बारे में बहुत पहले ही बताया था। अनीस ये सुनते ही खुश हो गया। वो जल्दी से अपने घुटनों पर बैठ गया और मुस्कुराते हुए एंजल को देखने लगा। एंजल भी अपनी बड़ी बड़ी आँखों से उसको घूर घूर कर देखने लगी। अनीस ने कहा, बेबी एंजल, मैं तुम्हारा मामा हूँ, मेरे पास आओ। एंजल ने जब मामा सुना तो उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान छा गई। वो बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, मामा, क्या आप मम्मा के भाई हो? अनीस ने प्यार से अपना सर हाँ में हिला दिया। एंजल खुश होकर जल्दी से उसकी बाहों में चली गई। अनीस ने उसे गले से लगा लिया। उसने एंजल के गालों को चूम लिया। अनीस बहुत ज़्यादा हैंडसम था, इसलिए एंजल थोड़ा शर्मा गई। उसने भी प्यार से उसके गालों पर किस कर लिया और बोली, मामू आप तो बहुत हैंडसम हो। ये सुनकर प्रिया और अनीस दोनों मुस्कुरा दिए, लेकिन आर्यन थोड़ी चिंता में आ गया। उसकी बेटी को हैंडसम लड़कों में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी थी। उसे आगे चलकर इस बात पर बहुत ध्यान रखना होगा कि कोई भी स्मार्ट लड़का उसकी बेटी के आसपास ना भटके, नहीं तो एक दिन उसकी बेटी को उससे दूर ले जाएगा और आर्यन ऐसा नहीं होने देगा। आखिर वो अपनी प्रिंसेस से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अनीस एंजल को अपनी गोद में लेकर अंदर गया। उसके पीछे पीछे प्रिया और आर्यन भी एक दूसरे का हाथ थामे अंदर गए। आशा जी उन तीनों को साथ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। वो आर्यन, एंजल और प्रिया तीनों के साथ बहुत सारी बातें करने में व्यस्त हो गई। वो पांचों बात करने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें राघवेंद्र जी का ख्याल ही नहीं रहा। उधर राघवेंद्र जी सुबह से ही नाराज होकर अपने रूम में बैठे थे। वो प्रिया के बचपन के सामानों को एक एक करके बारी बारी से देख रहे थे और उससे जुड़ी यादों में खो गए थे। वो बहुत इमोशनल फील कर रहे थे। जब से उन्होंने उन लोगों को डिनर के लिए बुलाया था, तब से ही वो बेचैन थे और बार बार खिड़की तक जा रहे थे। उनके लिए आज वक्त बहुत धीरे धीरे गुजर रहा था। वो अपनी नाती को देखने के लिए बहुत बेचैन थे। उन्हें जब प्रिया की कार की आवाज़ सुनाई दी तो वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन तभी उनको याद आया कि वो तो नाराज़ थे, तो वो बाहर कैसे जा सकते हैं।
इसलिए वो ऐसी जगह खड़े हो गए जहाँ से वो खिड़की के बाहर सब कुछ देख सकते थे, लेकिन बाहर से कोई उन्हें नहीं देख सकता था। उन्होंने प्रिया को देखा, फिर आर्यन को। प्रिया को देखकर वो मुस्कुराए। उनकी आंखों में आंसू था, लेकिन जब उन्होंने आर्यन को देखा तो वो तुरंत नाराज़ हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने सफ़ेद फ्रॉक पहने, लंबे कर्ली बालों में एक छोटी बच्ची को देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान छा गई। वो एंजल का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, इसलिए वो थोड़ा इधर उधर हो रहे थे कि वो उसका चेहरा देख पाएँ, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाए। जब वो तीनों अंदर चले गए तो वो थोड़ा निराश हो गए। फिर वो इंतज़ार करने लगी कि वो लोग उनसे मिलने उनके पास आएंगे, और वो उस पल का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। लेकिन बहुत देर बीत चुकी थी, कोई भी उनको बुलाने नहीं आया। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब वो पछता रहे थे कि आखिर वो नाराज़ हुए ही क्यों। क्या हुआ अगर डर की वजह से वो तीनों उससे बिना मिले ही चले गए तो? नहीं, ये नहीं होगा। मैं अपनी नातिन से खुद जाकर मिलूँगा। उन्हें अपनी वाइफ पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर उसे तो उन्हें बुलाना चाहिए था। उन्होंने जाकर अपने दरवाजे को अनलॉक कर दिया, लेकिन वो बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो फिर से जाकर अपने बिस्तर पर बैठ गए। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उनके दरवाजे को कोई खोल रहा था। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा, फिर बहुत बड़ी सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। उन्होंने सोचा, चलो कोई तो आया मुझे मनाने, देखना अब मैं इनकी कैसे क्लास लगाता हूँ। ये सोच सोच कर मुस्कुरा रहे थे, तभी एक आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर उनकी मुस्कान गायब हो गई और आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। किसी ने बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में कहा, नानू, क्या आप अंदर हो? राघवेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें इतनी प्यारी आवाज़ किसी की कभी नहीं लगी। उन्होंने अपना चेहरा घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ पर उन्हें एक बेजार खूबसूरत प्यारी सी बच्ची दिखाई दी, जो दरवाजे से अंदर की तरफ अपनी बड़ी बड़ी प्यारी नीली आँखों से उसकी तरफ देख रही थी। जब राघवेंद्र ने उसका चेहरा देखा तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। उन्होंने कुछ देर तक उसकी तरफ देखा और प्यार से मुस्कुराते हुए बोले, हाँ अंदर आ जाओ। एंजल थोड़ा हिचकिचाते हुए अंदर गई और उसने कुछ दूर पर अपनी फ्रॉक को पकड़कर खड़ी हो गई। फिर हिम्मत करके धीरे धीरे उनके पास गई और उनके पैरों को छूते हुए बोली, नानू, मैं एंजल हूँ। क्या आप एंजल से नाराज़ हैं? राघवेंद्र ये सुनकर हैरान रह गई। वो जल्दी से अपने बिस्तर से उतरे और उसके सामने घुटनों पर बैठते हुए बोली, नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। एंजल तो बहुत प्यारी है, फिर उसके नानू उससे नाराज़ कैसे हो सकते हैं? ये सुनकर एंजल ने एक बड़ी सी मुस्कान दी और जल्दी से उनके गले लग गई। राघवेंद्र ने भी उसको अपने गले से लगा लिया। प्रिया, अनीस, आर्यन और आशा चारों उनके दरवाजे के बाहर खड़े होकर चुपके से ये सब देख रहे थे। प्रिया, अनीस और आशा जी तो बहुत खुश थे और इमोशनल भी हो गए, लेकिन आर्यन घमंड से अपना सीना चौड़ा कर मुस्कुरा रहा था। आखिर उसकी बेटी ने कर दिखाया। वो इतनी प्यारी है कि कोई उसको देखकर नाराज़ रह ही नहीं सकता है। राघवेंद्र जी जैसे ही एंजल को गोद में उठाकर बाहर की तरफ जाने के लिए तैयार हुए, वैसे ही वो चारों जल्दी से वहाँ से भागकर लिविंग रूम में आ गए और अपनी अपनी जगह पर बैठकर बातें करने का नाटक करने लगी। राघवेंद्र जी जब बाहर आए तो उनको देखकर ही वो समझ गए कि यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वो तीनों ही कुछ अलग व्यवहार कर रहे थे और आर्यन की एक्सप्रेशन बहुत गंभीर थी। राघवेंद्र जी ने 2 सेकंड तक उनकी तरफ देखा और बिना कुछ बोले एंजल को गोद में लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। उनको वहाँ देखकर वो चारों भी वहाँ पर से चले गए। राघवेंद्र जी उन्हें ना देखने का नाटक करते रहे और एंजल से बात करने में बिजी थे। प्रिया ने उनको देखा और थोड़ा झिझकते हुए बोली, डैड डैड, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? डैड प्लीज़, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं बहुत डर गई थी कि मैं आपको क्या मुंह दिखाती। मैं आपका विश्वास टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए डैड मैं आपके पास नहीं आई। डैड प्लीज़, आई एम सॉरी।
राघवेंद्र जी कुछ नहीं बोले। वो एंजल को खाना खिलाते रहे। एंजल बड़ी बड़ी आँखों से अपनी माँ की तरफ देखती रही। प्रिया की आंखों से आंसू गिरने वाले थे, लेकिन उसने जब एंजल को देखा तो मुस्कुराते हुए अपने आंसू को पोंछ लिया। आर्यन उसके बगल में ही बैठा था। उसने उसके हाथों पर अपने हाथों को रखते हुए कहा, मिस्टर सिंह, जो कुछ भी हुआ उसमें प्रिया की कोई गलती नहीं है और ना ही मेरी। वो बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन उसके बाद मैंने इसे ढूंढा और इससे शादी कर ली, क्योंकि मैंने इसके साथ बहुत गलत किया था और मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी बेटी किसी तरह की मुसीबत का सामना करे। प्लीज़ आप प्रिया को माफ़ कर दें। आपको जो सज़ा देनी है आप मुझे दे दीजिए। राघवेंद्र जी अपने मन में हल्का मुस्कुराए। यही तो वो चाहते थे। आखिर इसी का तो वो सुबह से इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने गुस्से से आर्यन की तरफ देखा और बोली, यही संस्कार है तुम्हारे कि तुम अपने ससुर को मिस्टर कह के बुलाओ। मिस्टर सिंह नहीं, डैड बोलो मुझे। और सज़ा वो तो तुम्हें मिलेगी ही। ये सुनकर पहले तो प्रिया और आर्यन खुश हुए कि चलो उनके डैड ने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन अगले ही पल सज़ा सुनकर उन दोनों की ही खुशी गायब हो गई। राघवेंद्र जी ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, जैसे तुम लोगों ने मुझसे मेरी नातिन को 5 सालों तक दूर रखा, तो अब ये तुम लोगों की सज़ा है कि अभी 1 महीने तक मेरे पास रहेगी। तुम लोग इससे मिलने बस आ सकती हो। ये सुनकर प्रिया ने कुछ देर तक सोचा और फिर आर्यन की तरफ देखने लगी। आर्यन पहले तो थोड़ा नाराज़ हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा ठीक ही है, उसी बहाने अब हर रात के लिए प्रिया सिर्फ मेरे पास सोएगी और हमें कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। और वैसे भी 1 महीने की ही तो बात है। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने प्रिया की तरफ देखा और हाँ में अपना सर हिला दिया। प्रिया ने राघवेंद्र की तरफ देखा और बोली, ठीक है डैड। राघवेंद्र जी बहुत खुश हो गए। अनीस और आशा जी भी अब बहुत ज़्यादा खुश हो गए। एंजल को छोड़कर वो दोनों कार में बैठ गए। एंजल सो चुकी थी, इसलिए राघवेंद्र जी उन्हें छोड़ने बाहर नहीं आए। वो एंजल के पास ही बैठे रहे। जैसे ही कार सिंहबिला के बाहर पहुंची, वैसे ही आर्यन ने प्रिया को उसकी कमर से पकड़कर झटके से अपने करीब कर लिया। प्रिया हैरान रह गई। उसने कहा, आर्यन तुम ये क्या कर रहे हो? आर्यन उसके चेहरे को थाम लिया और उसके होठों को चूमते हुए बोला, जब तक एंजल अपने नाना के पास है तब तक क्यों ना हम अपने हनीमून पर घूमने चले। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं गया हूँ। प्रिया ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज थी। उसने प्यार से उसकी आंखों में देखा, जो बहुत ही उम्मीद से उसकी तरफ देख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। आर्यन बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और अमित से मालदीव की 2 टिकट बुक करने को कहा। प्रिया आर्यन की बाहों में अपने सिर को रखकर प्यार से मुस्कुरा रही थी। वो सोच रही थी कि उसका हस्बैंड बहुत रोमांटिक है। ये सोचकर ही उसके गाल शर्म से लाल हो रहे थे। आर्यन ने उसको अपनी बाहों में भर रखा था और उसने खुद से अपने मन में कहा, वाह ससुर जी, आप मुझे सज़ा देना चाहते थे, लेकिन आप भूल गए कि आपका दामाद कौन है। अब आप देखिए मैं आपकी सज़ा को कैसे अपने मज़े के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मज़ा तो तब आएगा जब आपको मेरे प्लान का पता चलेगा। आप तो गुस्से से पागल ही हो जाएंगे। ओ माय गॉड, मैं कितना अमेजिंग हूँ। ये सोचकर वो अपने आप में ही मुस्कुरा रहा था। दोनों जल्दी ही घर पहुँचे। प्रिया ने ज़रूरी सामानों को पैक किया और अपने असिस्टेंट शिखा को कॉल किया। शिखा इस समय टोनी के साथ थी। टोनी को बहुत पहले ही पता चल गया था कि वो उसको पसंद करती है। टोनी को अपने प्लान को अंजाम देने के लिए किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत भी थी जो प्रिया के बहुत करीब हो और प्रिया उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हो। इसलिए जब उसे पता चला कि उसकी असिस्टेंट उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। उसने सोच लिया कि उसको अपने प्यार के जाल में फंसाएगा, फिर वो उससे जैसा करने को कहेगा वो वैसा ही करेगी। यही सोचकर उसने उसे अपने साथ डिनर करने के लिए बुलाया था। जब शिखा ने ये सुना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका प्रिंस उसे खुद सामने से डेट के लिए बुला रहा है। वैसे उसने सिर्फ डिनर के लिए पूछा था, लेकिन शिखा के लिए ये किसी डेट जैसा था। उसने ओके कहा और जल्दी से तैयार होने लगी। उसकी एक्साइटेड आवाज़ सुनकर
टोनी के चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कान आ गई। उसने अपने फ़ोन को कुछ देर तक बिना किसी भाव के सोचते हुए घूरा। फिर उसने ज़ोर से अपने सिर को झटका और जैसे ही वो खुद से ही किसी बात को लेकर लड़ रहा हो, वो तैयार हुआ और शिखा से मिलने होटल के लिए निकल गया। उसने आज ब्लैक कलर का आउटफिट पहना, वो उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वो होटल पहुंचा और आराम से अपनी सीट पर बैठ गया और शिखा का इंतज़ार करने लगा। शिखा आज बहुत ज़्यादा समय नहीं ले रही थी। वो हमेशा ही जीन्स और टी शर्ट या कुर्ती पहना करती थी, इसलिए उसके पास कपड़े की कमी नहीं थी। एक कपड़ा भी ऐसा नहीं था जो वो आज पहन सके। उसे रोना आ रहा था। फिर उसकी नज़र एक गिफ्ट बॉक्स पर गई जिसे उसके जन्मदिन पर प्रिया ने दिया था। उसने जल्दी से उस बॉक्स को लिया और खोलने लगी। वो उसे भूल ही गई थी। उस दिन उसने गिफ्ट लिया और अलमारी में रखकर भूल गई। उसने जब उसे ओपन किया तो उसने देखा उसमें लाइट पिंक कलर का एक सूट था जिस पर हल्का जरी वर्क किया गया था। साथ में ही एक पिंक कलर का हैंडबैग और हाई हील सैंडल। उनको देखकर वो बहुत खुश हो गई। उसने चिल्लाते हुए ही खुशी से कहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच प्रिया मैम, मुझे ये गिफ्ट देने के लिए। वो जल्दी से खड़ी हुई और बाथरूम की तरफ भागी और तैयार होकर बाहर आई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखें हल्का काजल लगाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके लंबे खुले बाल किए थे। उसने उसको हल्का कर्ल किया था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो जल्दी से तैयार होकर होटल की तरफ भागी। वो बहुत खुश थी। टोनी ने आज तक किसी का इंतज़ार नहीं किया था, लेकिन आज इस लड़की के लिए उसने पूरे 15 मिनट इंतज़ार किया था। उसका दिमाग ख़राब हो रहा था, लेकिन अपने प्लान की सोचकर वो उसका इंतज़ार करता रहा। जैसे ही शिखा उसके पास आई, उसने कहा, हेलो मिस्टर यू सिंह, लेट होने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। उम्मीद है आप मुझे माफ़ कर देंगे। टोनी ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो उसने अपनी आंखें फ़ोन से हटाकर उसकी तरफ की। वो उसको देखकर एक सेकंड के लिए जैसे कहीं खो गया। उसकी निगाहें पहले उसके होठों पर गई, फिर उसकी आंखों पर, जो बहुत हो ज़्यादा साफ थी। उसमें एक अलग ही चमक थी। उसकी निगाहें धीरे धीरे करते हुए उसके शरीर पर गई। प्रिया की बॉडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। टोनी को ध्यान ही नहीं रहा जैसे वो इस वक्त क्या कर रहा है। शिखा पहले तो बड़ी सी मुस्कान के साथ उससे माफ़ी मांग रही थी, लेकिन जल्दी ही उसने देखा कि वो तो कहीं और ही खोया हुआ है। उसने उसकी आंखों के सामने अपने हाथों को हिलाते हुए कहा, मिस्टर सिंह। टोनी जल्दी से होश में आया। उसने कहा, यस प्लीज़ हैव ए सीट। शिखा मुस्कुराते हुए सामने की सीट पर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी। टोनी ने वेटर को बुलाया और शिखा से ऑर्डर देने को कहा। टोनी ने जब उससे कॉल किया था तभी उससे कहा था कि वो उससे मिलना चाहता है, लेकिन ऑफिशियल वर्क के लिए नहीं, बल्कि वो उसको जानना चाहता है। इसलिए ये सुनकर तो उसके पैर ज़मीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। वो सोच रही थी कि ज़रूर उसका प्रिंस भी उसको पसंद करता है, इसलिए वो ऑर्डर करते समय बिल्कुल भी नहीं शर्माई। उसने जल्दी से 3-4 डिशेस ऑर्डर की। वो चाहती थी कि उसका प्रिंस अगर उसे पसंद करे तो वो उसे वैसे ही पसंद करे जैसी वो है। टोनी ने जब उसका ऑर्डर सुना तो उसका मुंह खुला रह गया। ये लड़की क्या इतना खाना अकेले खाएगी? शिखा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहा, आपका ऑर्डर। टोनी तुरंत शांत हो गया और होश में आया। उसने जल्दी से वेटर को 2 डिश ऑर्डर किया। शिखा बड़ी सी स्माइल के साथ उसकी तरफ देख रही थी। टोनी उसको इस तरह से अपनी तरफ देखते हुए देखकर थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि उसे उसकी आंखों में सिर्फ मासूमियत और उसके लिए प्यार दिख रहा था। उसे ये सोचकर अजीब लग रहा था कि वो उसके साथ बुरा करने जा रहा है, लेकिन अब वो चाह कर भी पीछे नहीं हट सकता था। उसने पूछा तो शिखा राइट। शिखा ने अपना सिर तेज़ी से हाँ में हिला दिया। उसने कहा, हाँ। टोनी ने कहा, तो कुछ अपने बारे में बताओ। आखिर अगर हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें एक दूसरे के बारे में
कुछ तो पता होना चाहिए। ये सुनकर शिखा बहुत ज़्यादा शर्मा गई। ये पहली बार था कि उसने किसी लड़के को दिल से पसंद किया था और वो भी उसको पसंद कर रहा था। शिखा इतनी श्योर थी कि उसके मन में भी कभी ये नहीं आया कि ये सब कोई जाल भी हो सकता है। उसने अपने आप को कंफर्टेबल किया और बोली, मेरा नाम तो आप जानती ही हैं। मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुई। मुझे जन्म देने के बाद ही मेरी माँ गुजर गई। मेरी देखभाल मेरे पापा ने की। मैंने कैसे भी करके पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मैंने कई जगह इंटरव्यू दिया, लेकिन हर बार रिजेक्शन ही हाथ लगा। फिर एक दिन मैं मैम से मिली। वो मुझसे बहुत इम्प्रेस हुई और उन्होंने बिना इंटरव्यू मुझे जॉब पर रख लिया। तो अब मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी और सुकून से गुजर रही है। उसने ये सारी बात एक बड़ी सी मुस्कान के साथ की। अगर किसी ने उसके पास्ट के बारे में बताते वक्त उसकी आंखों में नहीं देखा होता तो शायद सभी उसकी स्माइल को देखकर मुस्कुराते, लेकिन टोनी ने वहाँ दर्द देखा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने मुस्कुराते हुए ही कहा, मैंने तो बता दिया, अब आप कुछ अपने बारे में बताइए। टोनी ने गहरी सांस ली और बोला, मेरी फैमिली में मैं, मेरी बहन और मेरी मम्मी पापा थे। हम चार अपनी दुनिया में बहुत खुश थे। मेरी मम्मी पापा भी वर्कर थे। एक दिन उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर पुल बनाने के लिए बुलाया गया। वो दोनों वहाँ काम कर रहे थे। कुछ गड़बड़ी की वजह से वो पुल गिर गया और वो दोनों कभी वहाँ से वापस नहीं आए। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मेरी बहन और मैं रह गई। मैं अपनी बहन को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था और ये काम लीगल तरीके से तो हो नहीं सकता था, इसलिए मैंने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखा। उसके बाद मैंने अपनी बहन को इन सब से दूर रखने के लिए उसे अमेरिका भेज दिया। मैं अक्सर उसके पास जाता था। वहाँ मैं करीब दो तीन साल उसके साथ रहा और वहीं से अपना काम करता रहा। मेरी एक एंटरटेनमेंट कंपनी भी है। मुझे उस सिलसिले में अक्सर कोरिया जाना पड़ता है। उस दिन भी मैं कोरिया में ही था जब मुझे मेरी बहन के मर्डर की खबर मिली। मेरी तो जैसे दुनिया ही ख़त्म हो गई। ये बोलते समय उसकी आंखों में आंसू थे। जब शिखा ने ये देखा तो उसकी भी आंखें नम हो गई। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके हाथों पर रखना चाहा, लेकिन वो नहीं कर पाई। टोनी ने आगे कहा, मुझे पता चला कि मेरी बहन का किसी ने रेप करके उसे मार डाला। मुझे लगा कि ये काम मेरे किसी दुश्मन ने किया है। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ शिखा की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं कब पूरी तरह से टूट गया? शिखा ने अपना सिर नामे हिला दिया। टोनी ने कहा, जब मुझे पता चला कि ये काम मेरे दोस्त ने किया था। वो दोस्त जिसे मैं अपना परिवार मानता था, उस पर इतना विश्वास करता था कि जब मैं कोरिया जाता था तो मैं अपनी बहन को उसके हवाले करके जाता था। ये सोचते समय उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपनी हाथों की मुट्ठी बना ली। शिखा ने जब ये देखा तो वो थोड़ा डर गई, लेकिन वो ये जानती थी कि उसे इस समय किसी के साथ की ज़रूरत है जो उसे समझ सके। उसने अपने हाथों को उसके हाथों पर रख दिया। टोनी को किसी के हाथों की गर्माहट जब उसके हाथों पर महसूस हुई तो उसने अपनी निगाहें उस हाथ पर डाली और फिर शिखा की आंखों में देखा। वो थोड़ा हैरान था क्योंकि उसकी आंखों में आंसू था। पता नहीं क्यों, पर उसे लगा जैसे उसके दिल को कोई पिघला रहा है। उसने जल्दी से अपनी निगाहें उस पर से हटाई और मुस्कुराते हुए ही कहा, लगता है मैंने तुम्हें भी इमोशनल कर दिया। मुझे पता है कि मैंने सब खराब कर दिया। आई एम सॉरी। मुझे लगता है हमारी पहली, हालांकि वो डेट कहना चाहता था, लेकिन पता नहीं वो शब्द उसके मुंह से क्यों नहीं निकला। शिखा सब समझ गई। उसने हल्का मुस्कुराते हुए ही कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, उल्टा मुझे खुशी है कि तुमने मुझे पहली मुलाकात में ही अपने बारे में सब कुछ बता दिया। इससे कम से कम मैं तुम पर पूरी तरह से विश्वास कर सकती हूँ। टोनी उसकी बात को सुनकर थोड़ा हैरान था। क्या उस पर यकीन करना इतना आसान था, या ये लड़की सच में बेवकूफ़ थी? उसने पहले ही सोच लिया था कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है उसका विश्वास जीतने के लिए। इसलिए उसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल की कहानी बताना चाहता था। हालांकि वो भी नहीं चाहता था कि क्यों उसने अपनी बहन की बात उससे बताई।
वो उसे ये नहीं बताना चाहता था, लेकिन उससे उसका फ़ायदा ही हुआ। अब ये लड़की जो उसके प्लान को सक्सेसफुल बनाने में मदद करेगी, उस पर पूरा यकीन करती है। फिर भी वो पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने उससे पूछा, तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी मुझ पर यकीन नहीं कर रही हो? आई मीन, किसी भी लड़की को किसी भी अनजान लड़के पर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं? इस बात पर शिखा ने एक बड़ी सी स्माइल देते हुए अपने हाथों को उसके हाथों से हटाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे यकीन है कि जो अपनी बहन को इतना ज़्यादा प्यार करता है, जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, वो आदमी किसी और लड़की के साथ बुरा नहीं कर सकता। सच बताइए, आप कर सकते हैं क्या? ये सुनकर टोनी को मिक्स्ड फीलिंग हुई। एक ही समय पर वो खुद शर्मिंदा और घबराया लग रहा था। अभी वो कुछ कहता कि उससे पहले ही उनका ऑर्डर आ गया। शिखा तो ये देखकर बहुत खुश हो गई। उसने जल्दी से अपने खाने को खाना शुरू कर दिया। उसको यूं खाने पर टूटा हुआ देखकर टोनी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। सच में ये लड़की भी ना। हालांकि वो खुद को ये सोचने से रोक नहीं पा रहा था, क्या ये वही लड़की है जो प्रिया की सेक्रेटरी है? क्योंकि उस वक्त तो वो एकदम से प्रोफेशनल लगती है, लेकिन अभी तो उसकी तुलना किसी बच्चे से की जा सकती थी। शिखा ने देखा कि टोनी खाना नहीं खा रहा है, तो इसलिए उसने उसको देखकर उसकी तरफ खाने का इशारा किया। टोनी ने भी अपना खाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने डिनर कर लिया तो टोनी ने आइसक्रीम मंगवाई। शिखा अपने चेहरे की स्माइल को छुपा नहीं पाई। टोनी ने एक हल्की मुस्कान के साथ उसको देखा और उससे उसका नंबर ले लिया। जब शिखा आइसक्रीम खा रही थी तो उसके होंठों पर थोड़ी आइसक्रीम लग गई, लेकिन शिखा को इस बात का पता नहीं चला और वो आइसक्रीम खाती रही। टोनी को आइसक्रीम खाने से ज़्यादा उसको आइसक्रीम खाते हुए देखने में मज़ा आ रहा था। उसने जब आइसक्रीम को उसके होंठों पर लगे देखा तो उसका हाथ अपने आप ही शिखा के होंठों पर चला गया। शिखा ने जैसे ही उसकी उंगलियों को अपने होंठों पर महसूस की तो उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये पहली बार था जब किसी लड़के ने उसको छुआ था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने बड़ी बड़ी आंखों से टोनी को देखा। अब टोनी को भी महसूस हुआ कि उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। वो थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। उसने जल्दी से अपने हाथों को पीछे कर लिया और मुस्कुराते हुए बोला, वो तुम्हारे होंठों पर आइसक्रीम लगी थी। तभी शिखा का फ़ोन बजा, जिसने उन दोनों के बीच के माहौल को थोड़ा हल्का कर दिया। शिखा ने फ़ोन उठाया। उसने देखा कि प्रिया उसे कॉल कर रही है। उसने जल्दी से नैपकिन से अपना मुंह पोंछा और सीधी होकर बैठ गई। उसके चेहरे से स्माइल गायब हो गई। अब वो बहुत सीरियस लग रही थी। टोनी उसको अचानक से इतना बदला देखकर हैरान ही रह गया। शिखा ने कॉल रिसीव करते ही कहा, हेलो मैम। प्रिया ने उससे मालदीव जाने की बात बताई और ये भी कहा कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तो सब कुछ हैंडल कर ले। बहुत ज़रूरी होने पर वो उसको कॉल कर सकती है और उसकी कुछ मीटिंग्स को पोस्टपोन करने को कह दिया, और जो बहुत ज़रूरी है उन्हें वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अटेंड कर लेगी। शिखा ने सब कुछ सुना। उसने कहा, ओके मैम। उसके बाद इस्माइल के साथ कहा, हैव ए गुड डे वेकेशन मैम। ये बोलकर उसने कॉल को रख दिया। टोनी समझ गया था कि ये कॉल प्रिया का था। उसने पूछा, क्या हुआ मिस प्रिया, कहीं जा रही हैं क्या? शिखा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो जा रही हैं अपने हनीमून पे आर्यन सर के साथ। ये सुनते ही टोनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसके अंदर नफरत की आग जल उठी, लेकिन उसने खुद को शांत किया और मुस्कुरा दिया। आज उसका आर्यन को बर्बाद करने की इच्छा और ज़्यादा मजबूत हो गई। शिखा को टोनी ने उसके घर तक छोड़ा और अपने घर चला गया। आर्यन प्रिया के साथ मालदीव के लिए निकल गया। जब राघवेंद्र को इस बात का पता चला तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गई। उन्होंने अनीस से कहा, ये आर्यन अपने आप को समझता क्या है? उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को मुझसे बिना पूछे कहीं ले जाने की? उसकी बात को सुनकर अनीस को बहुत हंसी आ रही थी। आशा जी भी अपने मुंह को दबाकर हंस रही थी। राघवेंद्र जी फिर से बोले, आने दो उसे, मैं उसकी खबर लेता हूँ। उसने समझ क्या रखा है,
पहले उसने बिना बताए मेरी बेटी से शादी कर ली और अब वो उसको लेकर गायब हो गया। उसको क्या लगता है कि मेरी बेटी को पूछने वाला कोई नहीं है? ये सब सुनकर अब अनीस और आशा जी को अपने आप पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। वो दोनों अपना मुंह पकड़कर अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रहे थे। राघवेंद्र को अंदाज़ा हो गया कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो अनीस और आशा जी ने जल्दी से अपने मुंह से अपने हाथ हटा लिए। राघवेंद्र जी अनीस को घूर कर देखने लगी। अनीस ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता नहीं वो आर्यन अपने आप को समझता क्या है। ऐसे कैसे वो अपनी बीवी को बिना किसी को बताए लेकर कहीं भी जा सकता है। राघवेंद्र जी ने उसकी तरफ चिढ़कर देखा और अपने कमरे की तरफ जाती हुई बोली, सब के सब नालायक हैं। एक वो आर्यन है और एक ये मेरा घर में पड़ा है। अनीस ने जब ये सुना तो उसका मुंह बनते हुए कहा, पापा आप मुझे नालायक नहीं कह सकते हैं। मैं एक कंपनी का सीईओ हूँ और रोज़ बहुत मेहनत करता हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए कि ये आपका इतना लायक बेटा है। अनीस ने थोड़ा घमंड के साथ कहा। राघवेंद्र जी अचानक से मुड़े और बोले, हाँ तुम सब कुछ कर सकते हो लेकिन मुझे एक पोता लाकर नहीं दे सकते। तुमसे तो अच्छा वो आर्यन है जो चाहे जितना भी नालायक हो लेकिन कम से कम उसने मुझे प्यारी सी सुंदर सी नातिन तो दे दी। लेकिन तुमसे तो वो भी नहीं होता। मैंने पहले ही कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप शादी करते हैं या नहीं, बस मुझे मेरा एक पोता या पोती लाकर दे दो। लेकिन नहीं, तुमसे तो एक आसान सा काम भी नहीं होता। तुम्हें पता भी है कि मुझे अपने दोस्त के बीच कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। वो सब अपने पोते के साथ खेलते हैं और मुझे दिखा के चिढ़ाते हैं कि मेरे रिटायरमेंट के बाद भी मेरे पास कोई ग्रैंड चाइल्ड नहीं है। लेकिन कम से कम उस आर्यन की वजह से अब मैं अपनी नातिन को उन सब के बीच में ले जा सकूँगा और उन सब को चिढ़ा सकूँगा। वो सब तो देख कर ही जल जाएंगी। अनीस ने जब राघवेंद्र जी की बात सुनी तो उसकी चेहरे से सारी मुस्कान गायब हो गई। उसने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, देखो ना माँ, पापा कितने मतलबी हैं। उन्हें सिर्फ अपने ग्रैंड चाइल्ड से मतलब है। इनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी बेटी की शादी हो या ना हो। आशा जी ने अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए राघवेंद्र जी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, आपको तो बस अपने पोते की पड़ी रहती है, अपने बेटे के बारे में सोचते ही नहीं। सच में कितने मतलबी हैं आप। राघवेंद्र जी अभी कुछ बोलने के लिए मुँह खोलने वाले ही थे कि तभी शिल्पा वहाँ आ गई। शिल्पा को देख राघवेंद्र जी रुक गए और बोले, आओ बेटा आओ, अब तुम ही इस बेवकूफ़ को समझाओ कि अब इसकी शादी की उम्र हो गई है और मुझे मेरा पोता देने की भी। मेरी बात तो ये दोनों समझते ही नहीं हैं। तुम लोग बचपन के दोस्त हो, शायद तुम्हारी ही बात को वो समझ जाए। शिल्पा ने जब अनीस से शादी की बात सुनी तो उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उस पर भारी पत्थर रख दिया है। उसने अनीस की तरफ देखा। अभी जो हंसी का माहौल था वो सीरियस हो गया था। अनीस ने मुड़कर शिल्पा की तरफ देखा। वो उसकी आंखों में तकलीफ़ साफ साफ देख सकता था। उस तकलीफ़ को देखकर उसको भी अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। आशा जी ने उन दोनों को देखा तो वो समझ गई, क्योंकि अनीस ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसलिए वो समझ गई कि अनीस की शादी की बात सुनकर शिल्पा को बहुत बुरा लगा होगा। उन्होंने अनीस को खुद से दूर करते हुए कहा, कहीं भी क्यों जाना, मुझे तो शिल्पा जैसी प्यारी सी बहू चाहिए। उन्होंने शिल्पा का हाथ थामते हुए कहा, अगर शिल्पा हाँ करे तो मुझे उसको बहू बनाने में बहुत खुशी होगी, लेकिन अगर वो मना करती है तो भी वो पहले की जैसे मेरी बेटी ही रहेगी। शिल्पा आशा जी की इस साइन प्रपोजल से हैरान रह गई। उसने घबराती हुई नज़रों से अनीस की तरफ देखा और फिर आशा जी की तरफ देखा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अभी कुछ देर पहले उसे लगा कि वो अनीस को खोने वाली है। उसने नहीं सोचा था कि अगले ही पल वो उसको हमेशा के लिए पा लेने का मौका होगा। उसने शर्म से अपनी निगाहें नीची कर ली। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। उधर अनीस का भी यही हाल था।
उसके दिल का दर्द भी एक पल में गायब हो गया। उसकी जगह अब उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि वो सांस ही नहीं ले पा रहा है। वो सोच रहा था कि कहीं शिल्पा ना कर दी। ये सोचकर ही उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी। आशा जी की बात सुनकर राघवेंद्र जी को भी लगा कि उनकी बात सही है। आखिर उन्होंने उस लड़की को अपने सामने बड़ा होते देखा है और वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया करते थे। उससे अच्छी लड़की और कौन हो सकती है जो उनकी बहू बन सके। उनकी लड़की का मिजाज भी कुछ ऐसा है कि वो बहुत कम ही किसी से बात कर पाता है। उससे बात करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ऐसे में वो उसको बचपन से जानती है और उनकी मिजाज को भी समझती है। सच में ये लड़की उनकी बहू बनने के लिए बेस्ट थी। वैसे भी उसके माता पिता की डेथ के बाद वो लड़की इस दुनिया में अकेली थी। राघवेंद्र भी उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। अगर वो दूसरे घर जाती तो पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार होता। अगर उसे तकलीफ़ होती तो उनको भी दुख होता। ये सब सोचकर राघवेंद्र जी ने कहा, अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। आशा जी, आज आपने पहली बार बिल्कुल सही बात की है। ये बात सुनती ही आशा जी ने घूर कर उनकी तरफ देखा, जैसे वो पूछ रही हों, पहली बार का क्या मतलब है। राघवेंद्र जी ने उनकी नज़रों को इग्नोर किया और शिल्पा से बोले, बेटा देखो, हम जानते हैं कि हम तुमसे बहुत बड़ी चीज़ मांग रहे हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस नालायक को कोई और लड़की बिल्कुल भी झेल नहीं सकती। वो शादी के दूसरे दिन ही भाग जाएगी। क्या तुम हम लोगों के लिए इस नालायक से शादी कर सकती हो? देखो, मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं तुमको सोचने का समय दे रहा हूँ। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तुम अच्छे से सोच कर हमें अपना जवाब बताना। ये बोलकर राघवेंद्र जी अनीस के पास से गुजरे और उसकी तरफ घूरते हुए बोले, ये काम भी तुम नहीं कर पाई, ये भी मुझे ही करना पड़ा। आया बड़ा कंपनी का सीईओ। ये बोलकर वो अपने रूम में चले गए। अनीस उनकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। ऐसा बहुत कम होता था कि वो अपने पापा को बच्चों की तरह व्यवहार करता हुआ देखी। शिल्पा को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसके साथ सच में हो रहा था। आशा जी ने उसके हाथों पर हल्के से थपथपाते हुए कहा, बेटा तुम इस बारे में अच्छे से सोचना। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। अनीस धीमे कदमों से बढ़ती हुई उसके पास आया। शिल्पा ने भी अपनी नज़रें उठाकर उसकी आंखों में देखा और वो दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक ऐसे ही देखते रहे। अनीस ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ, हम वहाँ पर बात करेंगे। शिल्पा ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया और उसके पीछे पीछे चल दी। अनीस उसको लेकर एक पहाड़ी पर गया। पूरे रास्ते वो दोनों बिल्कुल खामोश रहे। अनीस ने कार का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। शिल्पा भी कार के बाहर आ गई। अनीस ने अपनी कार की डिग्गी से एक चटाई निकाली और उसे ले जाकर वहाँ पर फूलों के बीच बिछा दिया। वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी। चारों तरफ सिर्फ पेड़ पौधे थे और एक बड़ा सा फूलों का बगीचा था। वहाँ पर एक छोटा सा तालाब भी बना था जिसमें बहुत सारे कमल के फूल खिले थे। इतनी खूबसूरत सी जगह को देखकर शिल्पा का दिल भी खुश हो गया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान छा गई। उसने अनीस से पूछा, ये कैसी जगह है? अनीस ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी जगह है। पहले मैं जब भी उदास होता था तो मैं यहीं आता था, मुझे बहुत सुकून मिलता था। बाद में मैंने इसे खरीद लिया और यहाँ पर एक बगीचा बनवा दिया। कभी कभी मैं यहाँ आता रहता हूँ। वो दोनों वहाँ बैठ गए। अनीस ने उसकी तरफ देखा और कहा, शिल्पा, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ बताने के लिए लेकर आया हूँ, कुछ ऐसा जिसे मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया है। शिल्पा का दिल जोरों से धड़का। आखिर वो उसे क्या बताना चाहता है? क्या वो उसे ये बताना चाहता है कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता? कहीं उसके दिल में कोई और तो नहीं है? ये सोचकर ही उसकी आंखें नम हो गई। वो अनीस से नाराज़ हो सकती थी, शायद उससे कभी बात भी नहीं करती, लेकिन वो उसको कभी किसी और के साथ नहीं देख सकती थी। अनीस को ये पता था कि शिल्पा क्या सोच रही है। वो ज़मीन पर लेट गया और उसने अपने बगल में हाथ से थपथपाकर शिल्पा को भी लेटने का इशारा किया।
शिल्पा भी उसके बगल में लेट गई। उन दोनों के सामने साफ और खुला आसमान था। ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी। अनीस ने अपना मुंह खोला और गहरी सांस भरते हुए कहा, शिल्पा, तुमने हमेशा ही सिर्फ एक पहलू के बारे में ही जाना है कि तुम मुझसे हमेशा से बहुत प्यार करती हो और मैं तुमसे नफरत। लेकिन आज मैं तुम्हें अपने पहलू के बारे में बताना चाहता हूँ। फिर उसके बाद तुम जो फैसला लोगी वो मुझे मंजूर होगा। शिल्पा थोड़ा हैरान थी। क्या अनीस उसे अपनी लव लाइफ के बारे में बताना चाहता है? उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खुले आसमान को देखती रही। अनीस ने कहा, मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुमने उस दिन लाल रंग की फ्रॉक पहनी थी। तुम्हारे लंबे बाल हवा चलने की वजह से इधर उधर बिखर रहे थे। तुम्हारे हाथ में एक बलून था। तुम्हारे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और तुम भागती हुई प्रिया के पास खेलने के लिए आ रही थी। उस दिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे पता नहीं लेकिन क्यों मेरे दिल में एक अलग सी खुशी हुई। मैंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया था। उस दिन के बाद से तुम अक्सर मेरे घर आती रहती थी और मैं तुम्हें छुप छुप कर देखा करता था। लेकिन जब भी तुम मेरे सामने आती थी मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे तुमसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसलिए अक्सर जाने अनजाने में मैं तुम्हें तकलीफ़ पहुंचा देता था। ये सुनकर शिल्पा बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गई। उसे समझ ही नहीं आया वो कैसे रिएक्ट करे। उसने अपना सिर घुमाकर अनीस के चेहरे को देखा, लेकिन अनीस तो जैसे किसी और ही दुनिया में था। उसने आगे बोलना जारी रखते हुए कहा, जब मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनी थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं भागकर तुम्हारे पास पहुंच जाना चाहता था। मैं इतना बेचैन था कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए मैं प्रिया को लेकर तुरंत तुम्हारे घर पहुंच गया। जब मैंने तुम्हें उस हालत में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे बहुत तकलीफ़ महसूस हुई, इसलिए मैं वहाँ से बाहर निकल गया। तब मुझे महसूस हुआ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरा कैरियर ही सब कुछ था। उस समय पापा की कंपनी बहुत ज़्यादा घाटे में जा रही थी और पापा के हेल्थ पर भी इसका असर हो रहा था। मैं बस उनकी मदद करना चाहता था। इसलिए मैंने ये मानने से इनकार कर दिया कि मुझे किसी से प्यार भी हो सकता है, क्योंकि मेरी नज़र में प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मैं ऐसा सोचता था, इसलिए मैंने खुद को तुमसे दूर ही रखने का फ़ैसला किया। फिर भी मैं खुद को खाली समय में तुम्हें देखने और सोचने से रोक नहीं पाता था। इसलिए मैंने खुद को समझाया कि मुझे इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है। मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस पाना है, अपने पापा के बोझ को कम करना है। इसलिए जब तुम बार बार मुझे प्रपोज़ करने के बहाने ढूंढती और मैं मना कर देता था, लेकिन तुम्हें बार बार कोशिश करने से मेरा इरादा कमज़ोर पड़ने लगा और मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगा। मैंने सोचा कि मुझे तुम्हारे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन ये बोलकर अनीस रुक गया। शिल्पा, जिसका दिल ये सब सुनकर ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे, उसने पूछा, लेकिन क्या? अनीस ने उसकी तरफ अपना सर घुमाया और कहा, लेकिन एक दिन जब मैं बिजनेस मीटिंग कर रहा था तो मैंने एक बार फिर तुम्हारे ख्यालों में खो गया। मेरा ध्यान मीटिंग पे नहीं रहा और मैंने बिना कुछ सोचे समझे उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दिया, जिसकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। डैड मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। मुझे भी अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ और मैंने इसका सारा ब्लेम तुम पर डाल दिया। मेरे हिसाब से अगर मैं तुम्हारे ख्यालों में नहीं खोता तो मैंने इतनी बड़ी गलती कभी नहीं होती। इसी वजह से मैं तुमसे दूर जाना चाहता था। इसलिए मैंने उस दिन तुम्हें होटल में बुलाया और तुम्हारे साथ बदतमीजी की और तुमसे वो सारी बातें बोली जो मुझे कभी सोचनी भी नहीं चाहिए थी। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि आखिर उसका असर एक लड़की पर क्या पड़ेगा और मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा। उस दिन के बाद से मैंने तुम्हें फिर कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे तो खुश होना चाहिए था। फिर मैं इतना उदास क्यों फील करता था? क्यों अब हर वक्त मैं तुम्हारे ही बारे में सोचता था? क्यों मैं हर वक्त तुम्हारे फेसबुक पर जाकर तुम्हारी पिक्स को देखा करता था? लेकिन अब ये सब समझने में मुझे बहुत देर हो चुकी थी। मैंने जो किया था अब उसे सही करने का
मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब तुमसे दूर चला जाऊंगा। लेकिन जब प्रिया के साथ वो सब हुआ तो मुझे बस तुम्हारा ख्याल आया। मैंने बिना कुछ सोचे तुम्हें कॉल कर दिया। मुझे लगा कि मेरे पास एक बार फिर से तुम्हें वापस पाने का एक मौका है और मैं तुम्हें दिए हर दुख को दूर करना चाहता हूँ। इसलिए मैं अभी अनीस पूरी बात ख़त्म कर पाता कि उससे पहले ही शिल्पा ने उसके गाल पर कसकर एक चांटा मारा और उसके गले से लग गई। अनीस उसकी इस हरकत से हैरान रह गया। उसने उसको थप्पड़ मारना तो सही था, लेकिन उसके बाद गले लगाने का क्या मतलब था। शिल्पा ने रोते हुए ही कहा, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो। ये बात तुम मुझसे भी तो कह सकते थे। मैं खुशी खुशी तुमसे दूर चली जाती और तुम्हारा इंतज़ार करती। इसके लिए मुझे तुमसे नफरत करने की मजबूरी करने की क्या ज़रूरत थी। ये बोलते समय वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और उसके सीने पर अपने हाथों से मार रही थी। अनीस को अब समझ आया हो जैसे कि हाँ, वो ये भी तो कर सकता था। ये सोचकर उसे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आ रही थी। उसने कसकर शिल्पा को अपने गले से लगा लिया और बोला, आई एम सॉरी। तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम रियली रियली सॉरी। प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। शिल्पा ने उसकी बात सुनी तो उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसकी आंखों में देखा और बोली, क्या बस इतना ही। अनीस की जान में जैसे जान आ गई हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर दूँगा। मैं तुम्हारी हर बात को मानूँगा। मैं अभी वो पूरी बात करता उससे पहले ही शिल्पा ने उसके होठों को चूम लिया। अनीस थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन उसने भी उसे वापस किस किया। वो दोनों कुछ देर तक ऐसे ही रहे। फिर शिल्पा उससे दूर होते हुए बोली, तुमने जो कहा है उसको हमेशा ध्यान रखना। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। तुमसे हर बात का बदला लूँगी, समझे। अनीस उसकी मासूमियत को देखकर बहुत खुश हो गया। हाँ, उसकी शिल्पा ऐसी ही तो थी। वो उसे ही तो ढूंढ रहा था। उसने कस के उसे फिर से अपने गले लगा लिया और बोला, हाँ ठीक है, तुम्हारा जैसे मन करे वैसे मुझसे बदला लेना। आखिर उसे उसकी शिल्पा मिल ही गई। शिल्पा भी उसके गले लगकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी। आखिर उसने जिससे इतने सालों से प्यार किया था, अब वो हमेशा के लिए उसका होने जा रहा था। उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उधर आर्यन और प्रिया बहुत मस्ती कर रहे थे। आर्यन आज बहुत ज़्यादा खुश था। प्रिया भी उसके हाथों में अपने हाथ को देखकर बहुत खुश थी। लेकिन उन दोनों को ही नहीं पता था कि कोई चुपके से उन दोनों की पिक्स ले रहा है और किसी को सेंड कर रहा है। एलिस ने उन पिक्स को देखा जिसमें आर्यन और प्रिया ने एक दूसरे को गले लगाया था। कुछ में प्रिया भाग रही थी और आर्यन उसके पीछे भाग रहा था। कुछ में वो दोनों साथ में घोड़े पर सवार थे। किसी में आर्यन प्रिया के बालों को बांध रहा था। इन सब को देखकर उसने किसी तरह से खुद पर काबू किया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने वो पिक देखी जिसमें आर्यन और प्रिया एक दूसरे को पकड़कर किस कर रहे थे, उसका गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने अपने सामने पड़े सामान को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। वो जैसे पागल हो गई थी। अब वो प्रिया को एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने तुरंत टोनी को कॉल लगाया और उससे उसके प्लान के बारे में जान सके, लेकिन टोनी ने उसे कुछ नहीं बताया और बोला कि वो उसके मैटर से दूर रहे। वो उस जैसी लड़की से एक पल भी बात नहीं करना चाहता है। ये सुनकर तो वो और ज़्यादा पागल हो गई। उसने सोचा कि अब उसे प्रिया के उन दुश्मनों को इकट्ठा करना होगा जो उससे जान से भी ज़्यादा नफरत करते हैं। ये सोचकर ही वो पागलों की तरह हंसने लगी। उसने खुद से चिल्लाते हुए कहा, प्रिया तुम मरोगी, तुम्हें मरना ही होगा। आखिर तुमने आर्यन को छूने की कोशिश की है, तुम्हें तो बुरी मौत मिलेगी, बहुत बुरी। ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने फिर आर्यन को देखा और कहा, आर्यन तुम्हें मैंने बचपन से प्यार किया, लेकिन तुम तो उस लड़की के प्यार करते हो जिससे तुम बस एक बार मिले। तुम्हें मुझे छोड़ने की सज़ा मिलेगी। अब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी और मेरी
मेरे साथ ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। मैं इतनी आसानी से तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगी। तुम बस मेरा इंतज़ार करो। ये बोलकर उसने अपना फ़ोन उठाया और वो सारी पिक्स आर्यन की माँ को भेज दिया। आज की इस स्टोरी का एंड यहीं पर कहती हूँ। चलिए फिर मिलती हूँ इस कहानी के अगले पार्ट्स के साथ। फ्रेंड्स, बावरी पिया की स्टोरी के आगे के सभी पार्ट्स सुनने के लिए आपको एकता हिंदी स्टोरी को सर्च करना पड़ेगा। वहाँ पर बावरी पिया स्टोरी के सभी एपिसोड आपको सुनने को मिलेंगे। तो आप लोग प्लीज़ उस चैनल को सर्च ज़रूर करें, एकता हिंदी स्टोरी। हाँ, एकता हिंदी स्टोरी यही नाम है शायद, या फिर एकता हिंदी कहानियाँ। इन दोनों में आप सर्च कीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं है। तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर इस स्टोरी के सभी भाग आप लोगों को सुनने मिलेंगे, बावरी पिया। चलिए फिर मिलती हूँ मैं अपनी इस कहानी के अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।